हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 10 ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो फटाफट पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अयूब एंड को एज ऑन 31st March 2019 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट। वही हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके उन्हें देना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ। फर्स्ट पेज पर एज यूजुअल मैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकंड पेज पर मैं बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं। ऊपर मैंने लिखा फर्स्ट पेज पर इन द बुक्स ऑफ अयूब एंड को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड पेज पर मैंने लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19। तो ये मेरा फॉर्मेट हुआ। फॉर्मेट बनने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सिंपली एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा, ट्रायल बैलेंस पे टिक मार्क करूंगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन हैंड 31st March वाज वैल्यूड 60,000, सो नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी उन्होंने, तो उसके लिए हमें टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो मैं चल रहा हूं फटाफट ऑन द सेकंड एडजस्टमेंट। रेंट अमाउंटिंग टू ₹600 इज प्रीपेड, तो 600 रुपया रेंट प्रीपेड है। तो किस पर टिक मार्क करोगे, रेंट पर। तो पुट अ टिक मार्क ऑन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एक ही आइटम है, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पे मैंने टिक मार्क किया फॉर एडजस्टमेंट नंबर 2। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3, बैड डेब्ट्स ₹600 एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। तो फिर से वही वाला एडजस्टमेंट कि आपको बैड डेब्ट्स के लिए 600 रुपए प्रोवाइड करने हैं एंड आरडीडी के लिए 5% की प्रोविजन करनी है। तो नथिंग बट डेब्टर्स पर मुझे 2 टिक मार्क देने पड़ेंगे, एक फॉर बैड डेब्ट्स एंड दूसरा फॉर आरडीडी। तो डेब्टर्स पर क्या करो, 2 टिक मार्क्स दे दो फॉर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। इसके साथ साथ क्वेश्चन में दैट इज ट्रायल बैलेंस में ये चेक करो कि क्या पहले से हमारे पास बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी क्वेश्चन में है। तो यस, मुझे बैड डेब्ट्स दिख रहा है तो मैं बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दे रहा हूं। एंड ऑन द क्रेडिट साइड चेक करो कि इज देयर एनी आरडीडी गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। तो आंसर इज नो, सो देयर इज नो ओल्ड आरडीडी, सिर्फ हमारे पास ओल्ड बैड डेब्ट्स है एंड एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी है, लाइक यस्टरडे ओनली, राइट। तो बस मैंने डेब्टर्स पे 2 टिक मार्क दे दिया, बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दे दिया। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 में उन्होंने कहा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4,500। तो कह रहे प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट करो एंड फर्नीचर को वैल्यू करो, रीवैल्यू करो टू 4,500, नथिंग बट हमें फर्नीचर को भी डेप्रिसिएट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क करूंगा, एक फर्नीचर पे टिक मार्क करूंगा। तो प्लांट एंड मशीनरी पर एक, फर्नीचर पर एक, ऐसे मैंने टिक मार्क किया फॉर एडजस्टमेंट 4। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹900, वेरी सिंपल, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए सैलरीज पे टिक मार्क करूंगा। तो पुट अ टिक मार्क ऑन सैलरी एंड वेजेस, देयर इज आइटम कॉल्ड सैलरी एंड वेजेस, तो मैं सैलरी एंड वेजेस पे टिक मार्क कर रहा हूं। तो ये हमारी 5वीं और आखिरी एडजस्टमेंट थी, तो हमने पांचों की पांचों एडजस्टमेंट्स पढ़ी एंड नेसेसरी टिक मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ट्रायल बैलेंस को बेस लूंगा एंड उसे हमारे बने हुए फॉर्मेट में एक एक करके आइटम्स को पोस्ट करूंगा। स्टार्टिंग विद फर्स्ट आइटम, कैश इन हैंड इज नथिंग बट माय एसेट। उठाओ, एसेट्स में लिख लो कैश इन हैंड 4,575। कैश इन हैंड के बाद अगला आइटम है कैश एट बैंक, अगेन एसेट। उठाओ, एसेट्स में लिखो कैश एट बैंक 15,450। कैश एट बैंक के बाद अगला आइटम है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इससे पहले हमने लगभग हर एक सम में सॉल्व किया कि ड्राइंग्स इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो लायबिलिटी में चेक करो हमें कैपिटल अभी तक मिला है क्या, आंसर इज नो। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कैपिटल एंड फिर उसके नीचे मैं लिखूंगा माइनस ड्राइंग्स 18,000 इन अ कॉलम। जब कैपिटल की वैल्यू मिलेगी तो ड्राइंग्स उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, जोड़ी याद रखो। ड्राइंग्स के बाद अगला आइटम फर्नीचर, सिंपल, एसेट्स उठाओ, एसेट्स में लिखो इनर कॉलम में 6,000। फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी, अगेन एसेट्स उठाओ, एसेट्स में लिखो 45,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद अगला आइटम है परचेसेस, बट परचेसेस मिलते ही हमारी दिमाग की बत्ती जल गई और हमें पता चला कि हमें चेक करना पड़ेगा कि इज देयर एनी परचेस रिटर्न। तो आई नीड टू चेक परचेसेस के ऑपोजिट इज देयर एनी परचेस रिटर्न। तो देखो क्रेडिट में उन्होंने दिया आपको परचेस रिटर्न ₹3,000। परचेसेस इज 1,20,000 ऑन द डेबिट साइड, परचेस रिटर्न इज ऑन द क्रेडिट साइड ₹3,000। तो मुझे परचेस माइनस परचेस रिटर्न की एंट्री करनी पड़ेगी। तो वही मैं लिख रहा हूं, टू परचेसेस 1,20,000 माइनस परचेस रिटर्न 3,000। सो माय नेट परचेसेस आउटर कॉलम में आ रहा है 1,17,000। सिंपल, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। नेक्स्ट आइटम इज सैलरी एंड वेजेस। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड किया हुआ आइटम है कि सैलरी एंड वेजेस उन्होंने कंबाइन दिया है, एक ही अमाउंट दी उसकी 33,600। तो हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा एज पर द फर्स्ट वर्ड विच इज सैलरीज। तो सैलरीज को हम कहां पोस्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट
डेबिट में। अगर यही आइटम उन्होंने वेजेस एंड सैलरीज कहा होता तो हम फर्स्ट वर्ड यानी कि वेजेस के हिसाब से उसे पोस्ट करते ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इफ दे हैव गिवन यू वेजेस एंड सैलरी तो पोस्ट इट टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। इफ दे हैव गिवन यू सैलरी एंड वेजेस पोस्ट इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग का खर्चा है, सैलरीज P&L का खर्चा है, तो वेटेज पहले वर्ड को देना है। तो पहला वर्ड उन्होंने कहा है सैलरीज, तो वी विल ट्रीट इट एज ए सैलरीज। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आगे वेजेस भी तो कहा है, तो वेजेस को वेटेज नहीं देना है, पहला वर्ड के हिसाब से वेटेज दे दो और पोस्ट करो। सैलरी एंड वेजेस का पोस्टिंग होगा P&L के डेबिट में, तो सैलरी एंड वेजेस को उठा के P&L के डेबिट में लिख रहा हूं, तो सैलरी वेजेस इनर कॉलम में 33,600। सैलरी वेजेस के बाद सिंपल डेटर्स इज माय एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो इनर कॉलम 30,600, लीव 3 लाइन पुट एरो, क्योंकि 2 टिक मार्क है तो 3 लाइन हमें एडजस्टमेंट के लिए छोड़नी पड़ेगी। डेटर्स हो गया। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड, नथिंग बट सेल्स रिटर्न, तो मैंने उसे सेल्स के नीचे लिख लिया माइनस सेल्स रिटर्न 7,500। जब सेल्स की वैल्यू मिलेगी तो उसकी टोटल बाहर निकालते हैं, तो सेल्स रिटर्न मैंने सिंपली क्या कर दिया, सेल्स के नीचे लिख लिया। रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड के बाद ऑडिट फीस इज सिंपल एक्सपेंस, खर्चा है, P&L के डेबिट में लिख लो ऑडिट फीस, राइट, कि जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, बाहर का कोई आके उसे चेक करेगा, बाहर का कोई पर्सन आके लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट आके उसे चेक करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा कि हमारी अकाउंटिंग एंट्री सही है नहीं, उसके वाउचर्स अवेलेबल है या नहीं, तो वो ऑडिट करेगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, जिसके लिए हम उसे फीस पे करेंगे। तो ऑडिट फीस इज आर एक्सपेंस, खर्चा है। बट अगेन ऑडिट फीस इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, तो वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ऑडिट फीस उठाया, P&L के डेबिट में लिखा। नेक्स्ट ऑडिट फीस के बाद इज रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो अगेन इट इज माय एक्सपेंडिचर, खर्चा है, रेंट रेट्स टैक्सेस खर्चा है। स्पेसिफिकली नहीं कहा है ये किस प्रकार का रेंट है, तो हमें उसे इनडायरेक्ट खर्चा मानना पड़ेगा एंड P&L के डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इनर कॉलम में 5,400, तो रेंट रेट टैक्सेस हो गया। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स, देयर इज अ हैशटैग ऑन बैड डेब्ट्स, तो नो नीड ऑफ पोस्टिंग राइट नाउ, एडजस्टमेंट के वक्त उसे सॉल्व करते हैं। बैड डेब्ट्स के बाद अगला आइटम है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो अगेन इट इज खर्चा, उठाओ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पोस्ट करो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 750। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद इंश्योरेंस, अगेन एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उठा के P&L के डेबिट में पोस्ट करो टू इंश्योरेंस 1200। इंश्योरेंस के बाद अगला आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय। लोन फ्रॉम अभय का इंटरेस्ट मतलब क्या कि हमने अभय से लोन लिया है, उस लोन पर हमने इंटरेस्ट पे किया। अब कैसे पता चला इंटरेस्ट पे किया, तो वेरी सिंपल लॉजिक, हम डेबिट साइड क्या आइटम पोस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय इज गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट आइटम इज ऑलवेज डिनोटेड एज एक्सपेंडिचर और एसेट। तो इंटरेस्ट कैन नॉट बी एसेट, ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, तो ये फिर क्या होगा, खर्चा होगा कि हमने अभय से कर्जा लिया, अभय हमारे पहचान वाला कोई है, हमें पैसे की जरूरत थी तो हमने अभय से कर्जा लिया है, उस कर्जे पर हमने अभय को इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय, लोन फ्रॉम अभय, अभय से लोन लिया है, उस लोन पर इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट हमारे लिए बन गया खर्चा। तो खर्चा हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, P&L के डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन अभय को उठाओ, P&L के डेबिट में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन ₹450, या आप पूरा लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय ₹450। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय हो गया। नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस दिखते ही क्या हो गया, आपके दिमाग की बत्ती जल गई। वो क्या कहता है कि ट्रेड एक्सपेंसेस अगर है तो यू हैव टू चेक इन द क्वेश्चन इज देयर एनी सन्ड्री एक्सपेंस, यस और नो। ट्रेड एक्सपेंसेस का वही वाला डिस्कशन कि अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस है तो ट्रेड एक्सपेंसेस का पोस्टिंग डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंस है या नहीं है। तो है क्या क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंस, यस उसी के नीचे है सन्ड्री एक्सपेंस है। तो इस क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सन्ड्री एक्सपेंसेस भी है, तो अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ सन्ड्री एक्सपेंसेस भी है तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखने हैं P&L के डेबिट में। तो वही मैं कर रहा हूँ, ट्रेड एक्सपेंसेस को उठा के ट्रेडिंग के डेबिट में लेके जा रहा हूँ टू ट्रेड एक्सपेंसेस 300 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस को उठा के मैं P&L के डेबिट में लेके आ रहा हूँ टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 450। वेरी सिंपल। तो ये हमारा डेबिट साइड का लास्ट आइटम था। सो वी आर डन विद द पोस्टिंग ऑफ डेबिट साइड। अब हम फटाफट चलते हैं ऑन द क्रेडिट साइड का आइटम। फर्स्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड इज गिवन डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, सो इट इज माय इनकम, मेरे लिए फायदा है, तो मैंने इसको उठा के P&L के क्रेडिट में लिख लिया बाय डिस्काउंट 900, मेरे लिए गेन है, फायदा है, तो मैंने क्रेडिट में लिख लिया। डिस्काउंट के बाद अगला आइटम देखो लोन फ्रॉम अभय, वही मैंने कहा था कि हमने अभय से कर्जा लिया है,
तो लोन फ्रॉम अभय का मतलब है हमने अभय से कर्जा लिया है, इन फ्यूचर हमें अभय को ये पैसे लौटाने हैं, तो लोन फ्रॉम अभय बिकेम माय लायबिलिटी। अभय आपके पहचान में कोई है या आपका दोस्त है या आपका रिलेटिव है, तो आपने बिजनेस चलाने के लिए अभय से कर्जा लिया है, तो जो कर्जा आपने अभय से लिया है ये बिजनेस की बन गई लायबिलिटी। तो लोन फ्रॉम अभय को मैं उठाऊंगा एंड लायबिलिटी में पोस्ट करूंगा लोन फ्रॉम अभय ₹15,000 की हमने अभय से 15,000 का कर्जा लिया है, इट इज माय लायबिलिटी। लोन फ्रॉम अभय के बाद अगला आइटम है क्रेडिटर्स, अगेन लायबिलिटी उठाओ, लायबिलिटी में लिखो क्रेडिटर्स 18,225। क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम है सेल्स, वी नो सेल जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में, वहां पर सेल्स रिटर्न पहले से लिखे, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, मेरा नेट सेल्स बाहर आया 1,87,500, तो सेल्स हो गया। सेल्स के बाद रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेस रिटर्न, जो ऑलरेडी हम परचेस से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट आइटम इज कैपिटल, कैपिटल इज नथिंग बट माई लायबिलिटी, तो मैंने उसे लायबिलिटी में लिख लिया कैपिटल 90,000 लेस ड्रॉइंग्स 18,000, मेरा नेट कैपिटल अंदर ही लिखना है 72,000। ड्रॉइंग्स पहले से ही हमने लिखा हुआ था, कैपिटल लिख के ड्रॉइंग सब्ट्रैक्ट किया और नीचे अमाउंट आ गई 72,000। तो कैपिटल लास्ट आइटम था ऑन द क्रेडिट साइड। सो वी आर डन विद द पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस आइटम। अब हमें अगला पार्ट करना है, दैट इज हमें एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ₹60,000, तो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट, वही पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000, दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 60,000। सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट इन इट। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने डबल इफेक्ट दे दिया, पहला ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा एसेट। फिर क्लोजिंग स्टॉक के बाद अगला एडजस्टमेंट इज रेंट अमाउंटिंग टू ₹600 प्रीपेड, 600 रुपया रेंट प्रीपेड है, रेंट में से 600 इज प्रीपेड। तो प्रीपेड का इफेक्ट हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रीपेड का मतलब है खर्चे में से उसे सब्ट्रैक्ट करो। 600 रुपए इज प्रीपेड, मतलब 600 रुपए अगले साल के आपने इसी साल पे कर दिए, तो इस साल के खर्चे में से उसे सब्ट्रैक्ट करो। बट ऑलरेडी हमने रेंट कहाँ लिखा है, तो मैंने पी एंड एल के डेबिट में रेंट लिखा हुआ है, तो मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ माइनस प्रीपेड 600, सो माय नेट रेंट एंड टैक्सेस बाहर बच रहा है 4,800, कि ऑलरेडी हमारे पास रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 5,400 थे। एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि उसमें से 600 रुपया इज प्रीपेड, तो मैंने सब्ट्रैक्ट करके नेट इस साल का कैलकुलेशन या इस साल का रेंट आउटर कॉलम में ले लिया। तो प्रीपेड रेंट का पहला इफेक्ट हुआ। अब प्रीपेड का मतलब है अगले साल का पैसा मैंने एडवांस में दिया, तो इट बिकेम माय एसेट। प्रीपेड रेंट का सेकंड इफेक्ट जाएगा ऑन द एसेट साइड, तो प्रीपेड रेंट को उठा के मैं एसेट्स में लिख रहा हूँ प्रीपेड रेंट ₹600। सिंपल, तो एडजस्टमेंट 2 का डबल इफेक्ट हो गया। फिर एडजस्टमेंट 3 उन्होंने कहा है बैड डेब्ट्स ₹600 एंड क्रिएट आरडीडी 5%। तो फिर से दो एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स के लिए 600 रुपए हमें प्रोवाइड करने हैं एंड आरडीडी के लिए हमें 5% प्रोवाइड करने हैं। तो सिंपल दो एडजस्टमेंट है, एक है बैड डेब्ट्स, दूसरा है आरडीडी। ये दोनों का पहला इफेक्ट हम क्या करते हैं, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास डेटर्स है 3600, पहले उस 30,600 में से मैं क्या करूंगा, बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऑलवेज डिडक्ट बैड डेब्ट्स फर्स्ट देन कैलकुलेट आरडीडी। तो मैं 600 रुपए उठा रहा हूं, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं माइनस बैड डेब्ट 600, सो मेरे नीचे बैड डेब्ट्स के बाद डेटर्स बचे 30,000, कि 30,600 के डेटर्स थे, 600 बैड डेब्ट्स के चले गए, 30,000 के डेटर्स अभी भी मेरे पास है। तो ये जो 30,000 के डेटर्स बचे हैं, इन पर मुझे 5% का क्या करना पड़ेगा, आरडीडी, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे पास डेटर्स कितने हैं, 30,000, उस पर मुझे कितना आरडीडी क्रिएट करना है, 5%। तो सिंपल माय कैलकुलेशन इज 30,000 इंटू 5% इज 1500, तो मैं डेटर्स से लिख रहा हूं माइनस आरडीडी 5% 1500, सो माय नेट डेटर्स आउटर कॉलम में आ गया 28,500। सिंपल, तो मैंने क्या किया, पहले बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट किया, फिर आरडीडी कैलकुलेट करके उसे सब्ट्रैक्ट किया। तो अब मुझे इस बैड डेब्ट्स का एंड आरडीडी का क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है। नथिंग बट मुझे न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देना है। बट न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देने से पहले आई नीड टू कंसीडर द हैशटैग वाला बैड डेब्ट्स व्हिच इज नथिंग बट ओल्ड बैड डेब्ट्स। अगेन क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी नहीं है, तो ओल्ड आरडीडी नहीं है तो हमारा काम आसान है। इफ देयर इज नो ओल्ड आरडीडी, सिंपल ये तीनों आइटम्स उठाओ, पीएनएल के डेबिट में पोस्ट करो कि ओल्ड बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी उठाओ, क्लब करो, पीएनएल के डेबिट में पोस्ट करो। तो मैं सिंपल आ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू ओल्ड बैड डेब्ट्स ₹600 प्लस न्यू आरडीडी ₹1500 प्लस न्यू बैड डेब्ट्स ₹600 एंड इन तीनों की टोटल आउटर कॉलम में आ रही है 2700। तो ओल्ड बैड डेब्ट्स को उठाया, न्यू बैड डेब्ट्स को उठाया, न्यू आरडीडी को उठाया, सबको मैंने पीएनएल के डेबिट में पोस्ट कर दिया क्योंकि ये तीनों मेरे लिए लॉस है, खर्चा है। अगर ओल्ड आरडीडी होता क्वेश्चन में तो फिर हम कंपैरिजन करते कि ओल्ड आरडीडी बड़ी है या छोटी है और उसके हिसाब से डिसाइड करते कि पीएनएल के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा।
तो ये क्लियर है। तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। चलते हैं ऑन द फोर्थ एडजस्टमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट करो एंड फर्नीचर को 4,500 रुपए से रीवैल्यू करो। तो यहां पर देर आर 2 एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट सिंपल है कि उसने कहा है प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट करो। मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है 45,000, तो 45,000 पर मुझे केवल 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो माय कैलकुलेशन विल बी 45,000 इंटू 10% इज 4,500। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया 4,500, सो मेरी नेट प्लांट एंड मशीनरी बाहर बची 40,500। तो ये क्लियर है। प्लांट एंड मशीनरी को मैंने सिंपली 10% से डेप्रिसिएट किया। बट इसी एडजस्टमेंट में उन्होंने अगला पार्ट कहा है कि फर्नीचर को रीवैल्यू करो। तो मेरे पास फर्नीचर अवेलेबल है 6,000। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनो इसके बाद वाला पार्ट। फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4,500, फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4,500। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है आपके पास जितना फर्नीचर अवेलेबल है उसकी वैल्यू 4,500 में कन्वर्ट करो। आपके पास जो फर्नीचर अवेलेबल है उसकी वैल्यू 4,500 पे लेके आओ। तो मेरे पास फर्नीचर अवेलेबल है 6,000, तो मैं अपने फर्नीचर को 6,000 से 4,500 तक लेके आऊंगा। नथिंग बट मैं अपने फर्नीचर को 1,500 से डेप्रिसिएट करूंगा। कि मेरे पास 6,000 का फर्नीचर है, उस 6,000 के फर्नीचर को मुझे 4,500 पर लेके आना है। क्या कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि 4,500 से डेप्रिसिएट करो। दे आर नॉट सेइंग कि डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 4,500, दे आर सेइंग वैल्यू द फर्नीचर 4,500। मतलब जो फर्नीचर की वैल्यू आपके पास 6,000 है, अब उसकी वैल्यू 4,500 करो। 6,000 के फर्नीचर को कन्वर्ट करो इनटू 4,500 का फर्नीचर। तो 6,000 का फर्नीचर 4,500 में कन्वर्ट करना इज नथिंग बट आई नीड टू रिड्यूस इट बाय 1,500। 1,500 कैसे? तो सिंपल 6,000 माइनस 4,500 इज 1,500। ये मेरे पास फर्नीचर अवेलेबल है 6,000, 6,000 से उसे मुझे रीवैल्यू करना है टू 4,500। सो नथिंग बट आई नीड टू रिड्यूस इट बाय 1,500। सो दैट इज नथिंग बट मुझे फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है बाय 1,500। कि 6,000 के फर्नीचर को अगर मैं 1,500 से डेप्रिसिएट करता हूं तो मेरे पास 4,500 का फर्नीचर बचेगा। मुझे 4,500 से डेप्रिसिएट नहीं करना है, मुझे अपने फर्नीचर की वैल्यू 4,500 तक लेके आनी है। तो 6,000 से लेके मुझे उसे 4,500 तक लेके आना है। तो 6,000 से 4,500 तक लाने के लिए मुझे फर्नीचर को 1,500 से डेप्रिसिएट करना है। इज दिस क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, 1,500 रुपीज डेप्रिसिएशन उठा के फर्नीचर से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन 1,500। सो अब मेरा देखो फर्नीचर आउटर कॉलम में बच रहा है 4,500। ये क्लियर है? तो मैंने फर्नीचर को 1,500 से डेप्रिसिएट किया। इससे पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट किया था। तो अब इन दोनों डेप्रिसिएशंस का मुझे क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है। तो डेप्रिसिएशन का हम हमेशा सेकंड इफेक्ट कहाँ देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो मैं आ रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, मैं लिख रहा हूँ टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी, अंडरलाइन करके फर्नीचर, दोनों मिला के टोटल डेप्रिसिएशन आउटर कॉलम में आया 6,000। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 4,500, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1,500, दोनों मिला के डेप्रिसिएशन हो रहा है 6,000 रुपीज। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट आ गया। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी कि मैंने पहले एसेट से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया एंड उसे मैंने खर्चे में लिख लिया। तो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 4। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 कि सैलरी इज आउटस्टैंडिंग रुपीज 900। वेरी सिंपल इजी एडजस्टमेंट कि सैलरी में से 900 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे P&L के डेबिट में दिख रहा है कि सैलरी एंड वेजेस 33,600 ऑलरेडी हमने पे किए हैं। 900 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे और 900 रुपए देने बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को मैं सैलरीज में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं प्लस आउटस्टैंडिंग 900। तो मैं टोटल सैलरी आउटर कॉलम में आ रही है 34,500। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम हमेशा क्या करते हैं, खर्चे में ऐड करते हैं। वही मैंने किया कि सैलरी में 900 रुपए आउटस्टैंडिंग ऐड किए। आउटस्टैंडिंग का मतलब है मुझे देना बाकी है, तो इट बिकेम माय लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा लायबिलिटी में। तो मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 900। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी डबल इफेक्ट हो गया। एंड इसी के साथ साथ वी आर डन विद ऑल द एडजस्टमेंट। अब बस हमें एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, स्टार्टिंग विद ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूं। तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है ऑफ रुपीज 1,02,000। कितना ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है, 1,02,000, जिसे मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या लिखा मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 1,02,000। कैरिड डाउन को उठा के मैं P&L के क्रेडिट के फर्स्ट लाइन पर लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,02,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला, मैंने उसे ट्रेडिंग अकाउंट से उठाया, P&L अकाउंट में लेके आया, कैरिड डाउन
को मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब बस अगला काम क्या है, P&L अकाउंट को बैलेंस करना है। तो फटाफट P&L अकाउंट को बैलेंस करते, P&L अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है 48,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है सबको पता है, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है सबको पता है। हम सिंपल अकाउंट्स को बैलेंस कर रहे हैं। पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस किया, फिर P&L अकाउंट बैलेंस किया। P&L अकाउंट बैलेंस करने पर मुझे नेट प्रॉफिट मिला। अब फटाफट इस नेट प्रॉफिट को उठाऊंगा एंड कैपिटल में बैलेंस शीट में ऐड करूंगा प्लस नेट प्रॉफिट 48,000। सो मेरा कैपिटल तो 72,000 प्लस नेट प्रॉफिट 48,000। सो माय टोटल कैपिटल आउटर कॉलम में आ रहा है 1,20,000। तो नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद कैपिटल की टोटल इज 1,20,000। तो कैपिटल की टोटल आ गई। अब बस हमें लास्ट पार्ट करना है, दैट इज हमें बैलेंस शीट को टैली करना है। तो मैं आ रहा हूं बैलेंस शीट को टैली करने के लिए, तो मैंने लाइंस ड्रॉ की। अब बस मुझे एसेट साइड का टोटल लेना है, लायबिलिटी साइड का टोटल लेना है, दोनों साइड का टोटल हैज टू बी इक्वल। तो अगर आप एसेट्स को ऐड करोगे तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1,54,125, लायबिलिटी का भी टोटल करोगे तो आ रहा है 1,54,125। सो माय बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड फॉर 1,54,125। इसी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल 10 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ सम्स दे रहा हूं, तो उसे ध्यान से सुनो। मैं होमवर्क क्या दे रहा हूं, तो जो पहला होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इट इज सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 11। आपको खुद से होमवर्क के लिए स्टार्ट टू एंड सॉल्व करना है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। अभी मैं सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स आपको डिस्कस करके दे रहा हूं। तो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 11। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस आपको डेबिट एंड क्रेडिट दो हिस्सों में दिया है एंड नीचे एज यूजुअल उन्हें आपको एडजस्टमेंट्स दी है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक, वेरी सिंपल। सेकंड एडजस्टमेंट इज वेजेस इज गिवन इन एडवांस, दैट इज नथिंग बट प्रीपेड वेजेस। तो सेकंड एडजस्टमेंट चाहिए तो आप मार्क करके रखो कि वेजेस इंक्लूड्स 800 बिंग एडवांस गिवन टू वर्कर इज नथिंग बट प्रीपेड वेजेस। तो प्रीपेड वेजेस के हिसाब से उसे डबल इफेक्ट दे दो। फिर तीसरा एडजस्टमेंट सिंपल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, तो सिंपल है। चौथा इज क्रिएट या राइट ऑफ 2000 एज बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 3%। तो बैड डेब्ट्स इन आरडीडी है, सिंपल है। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में देयर इज ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स, तो उस पर एडजस्टमेंट के लिए जब टिक मार्क करोगे तो हैशटैग दे के रखो। तो ये भी सिंपल है, हमने बहुत बार डिस्कस की हुई एडजस्टमेंट है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5 में उन्होंने कहा है अमाउंट ऑफ मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 48,000। वो कह रहे हैं मशीनरी की अमाउंट को 48,000 तक रिड्यूस करना है। क्या है इस एडजस्टमेंट का मतलब, अमाउंट ऑफ मशीनरी इज रिड्यूस टू 48,000, रिड्यूस टू 48,000 से रिड्यूस नहीं करना है, 48,000 तक रिड्यूस करना है। इसका सिंपल मतलब है, अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखते हो तो हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है 51,000। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हो तो मशीनरी अवेलेबल है 51,000। तो सिंपल इस एडजस्टमेंट का मतलब है कि 51,000 की मशीनरी को आपको 48,000 तक लेके आना है, नथिंग बट आपको मशीनरी को 3,000 से डिप्रिशिएट करना है। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करके सॉल्व किया था उसमें फर्नीचर के बारे में उन्होंने कहा था कि 6,000 के फर्नीचर को रिवैल्यू करना है टू 4,500। उसी प्रकार से यहां पर उन्होंने कहा है कि 51,000 के मशीनरी को आपको रिड्यूस करना है टू 48,000, मतलब 51 से 48 तक लेके आओ। तो 51 से लेके 48 तक का डिस्टेंस इज 3,000 रुपीज का, तो नथिंग बट मशीनरी को आपको 3,000 से डिप्रिशिएट करना है। बस यही पॉइंट मुझे आपको बताना था, बाकी एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, राइट। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस के आइटम्स भी देखोगे तो सारे आइटम्स डिस्कस किए हुए हैं, राइट। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में देयर इज आइटम कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लोन, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को उठा के आपको लायबिलिटी में लिखना है। ओवरड्राफ्ट इज टेम्परेरी लोन। बाकी सारे हमने डिस्कस किए हुए आइटम है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इवन सारे एडजस्टमेंट भी हमने इससे पहले सॉल्व किए हुए हैं। 6th एडजस्टमेंट भी हमने पहले सॉल्व किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैपिटल पर आपको 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो जो आपका कैपिटल है उस पर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। पहला इफेक्ट जाएगा P&L डेबिट में और दूसरा हम उसे कैपिटल में ऐड करेंगे, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस इलस्ट्रेशन 11 को आपको स्टार्ट टू एंड खुद से सॉल्व करना है, इस पर मैं आप आगे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। एंड साथ ही साथ कल हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 11 सॉल्व करने वाले हैं, तो उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। तो प्रैक्टिकल 11 कल हम डिस्कस करके सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन 11 इज योर होमवर्क। तो दो होमवर्क, इलस्ट्रेशन 11 स्टार्ट टू एंड आपको सॉल्व करना है एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 11 कल हम डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, राइट। चलो तो मिलते हैं कल, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।